सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो पोइम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टी एस बाय निज़म एजेकल। निज़म एजेकल is one of the post-colonial writer in English. He is one of the prolific Indian writer in English who has brought a revolution in English writing in India. So this was a just brief introduction of Nizam Ezekiel. Now coming on to our poem, the present poem especially centers around Indian way of looking at English. As you all know that we Indian looks speaking of English as a status symbol. We think if we can speak English fluently, we can be called well educated in our society. So in search of this social status, many times we often speak English without trying to know that whether we are speaking correct English or not, whether we are following the grammatical rules or not. We just want to impress others by speaking English. So now coming on to Hindi, जैसे कि मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ हिंदी लैंग्वेज सो दैट एवरी वन कैन गेट एक्यूंटेड विद द कंटेंट ऑफ माई वीडियोज़। सो इसलिए हिंदी में हम लोग बात करते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एग्जैक्ट इंग्लिश समझने में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए मैं हिंदी का मीडियम चूज़ करता हूँ कि हर एक इंसान, हर एक मेरे चैनल का सब्सक्राइबर जो भी मेरे वीडियो को व्यू करे वो मेरी वीडियोस में जो मटेरियल पड़ा है उस मटेरियल को अच्छे भली भांति से समझ सके। तो इस पोइम में भी बेसिकली क्या बात की गई है जो मैंने अभी पीछे बताई कि हम इंडियन लोग या जिन लोगों के लिए इंग्लिश जो है वो एक फॉरेन लैंग्वेज है, हम लोग इंग्लिश को एक स्टेटस सिंबल मानते हैं। हम लोग कहते हैं कि अगर मुझे इंग्लिश बोलनी, समझनी, सुननी आती है तो लोग मुझे कहेंगे ये बड़ा एजुकेटेड, बड़ा पढ़ा लिखा इंसान है। और इसी चीज़ की दौड़ में कई बार हम लोग बेसिक्स क्लियर करते नहीं हैं और हम लोग इंग्लिश को विदाउट ग्रामर की नॉलेज, विदाउट बेसिक की क्लैरिटी के इंग्लिश को बोलना जो है वो शुरू कर देते हैं। उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा ये होता है कि हम लोग जो बात कहना चाहते हैं उससे उल्ट जो है कई बार मीनिंग निकल जाता है, शब्दों के हेर फेर के कारण, रॉन्ग ग्रामर के कारण या रॉन्ग यूज ऑफ टेंसेस के कारण या फिर इनकम्प्लीट एंड अनक्लियर सेंटेंसेस के कारण। तो ये पोइम भी ऐसी ही है। जो मिस पुष्पा है उसको फेयरवेल पार्टी दी जा रही है। शी इज़ गोइंग अब्रॉड, वो अब्रॉड जा रही हैं और अपने फ्यूचर करियर के लिए। और जो उनके कॉलेज वाले या उनके इंस्टीट्यूशन वाले उनको एक फेयरवेल पार्टी दे रहे हैं। और उसी पार्टी में एक जो इस पोइम का स्पीकर है, एक बंदा है जो कि जिसे इंग्लिश की बेसिक की नॉलेज नहीं है, ग्रामेटिकल रूल्स की नॉलेज नहीं है, वो बिना इन चीज़ों को जाने इंग्लिश को बोलना शुरू कर देता है। और नतीजा ये होता है कि उसकी कही गई हर बात, उसकी कही गई हर बात मिस पुष्पा की प्रेज की जगह इंसल्ट लगती है हम लोगों को। और इसीलिए पोइम में बहुत सारी पैरोडी और जो ह्यूमर है वो क्रिएट हो जाता है। और इस तरीके से इस पोइम में जो पोइट ने
इंडियन लोगों के वे ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश के ऊपर एक सटायर किया है। सटायर इज अ पीस ऑफ राइटिंग through which the writer ridicules in order to make us correct that weakness or shortcoming। तो सटायर वो चीज़ होती है, वो लिटरेरी डिवाइस है जिसके थ्रू जो राइटर है या पोइट है वो हमारी किसी कमज़ोरी के ऊपर व्यंग कसता है। इसलिए व्यंग कसता है कि हम लोग उस कमज़ोरी को इम्प्रूव करें, हमें इंसल्ट करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे उस कमी को इम्प्रूव करने के लिए जो राइटर है इस लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। तो पोइम स्टार्ट करते हैं। द प्रेजेंट पोइम गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टी.एस. has been written by Nizam Azikal, one of the most famous Indian poet in English. Most characteristic features of his poetry are the distancing of emotions and ironic perceptions. इस पोइम में भी ये चीज़ें हमें मिलेंगी। जैसे मैंने आपको पहले ही निज़म एज़िकल की ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दी है, उसी इंट्रोडक्शन को अभी यहाँ पे मैंने आपको बोल के बताया है। द प्रेजेंट पोइम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज बुक Hymns and Darkness. This poem is a hilarious parody and a biting satire on English spoken by some people from India. तो ये पोइम उसकी Hymns and Darkness कलेक्शन ऑफ पोइम्स की, पोइट्री की एक बुक है। उस बुक में से एक पोइम है ये, उसी बुक में से इस पोइम को लिया गया है। और इस पोइम में पोइट इंडियन लोगों के वे ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश के ऊपर एक तीखा व्यंग कस रहा है। Here the poet has satirized the habit of Indian people for taking the speaking of English as a status symbol and try to speak English without knowing the basics of English। यहाँ पे जो राइटर है, जो पोइट है, वो इस चीज़ के ऊपर व्यंग कस रहा है, वो इस चीज़ के ऊपर व्यंग कस रहा है कि किस तरीके से इंडियन लोग इंग्लिश बोलने को अपना एक स्टेटस सिंबल समझते हैं और किस तरीके से इंडियन लोग विदाउट नोइंग बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, विदाउट नोइंग ग्रामर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश को बोलने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। कोशिश करना बुरी बात नहीं है, बट कोशिश करने से पहले जिस चीज़ के लिए हम लोग कोशिश करने जा रहे हैं उसके बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं कहूँ भी मैंने गाड़ी चलानी सीखनी है और बेसिक क्लियर करूँ ना, उसकी प्रॉपर मैं ट्रेनिंग लूँ ना और फटाफट गाड़ी पकड़ के बैठ जाऊँ, तो 100 में से 99.9% चांस है कि मैं उस गाड़ी को कहीं ना कहीं पे ठोकूँगा, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए ट्राई करना इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट ट्राई करने से पहले हम लोगों को उन चीज़ों को यूज़ करने की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और सेम इज़ एप्लीकेबल हेयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, कि इंग्लिश बोलने की कोशिश करना, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट इट इज़ रॉन्ग दैट वी डू नॉट पे एनी कंसिडरेशन टू द ग्रामर और बेसिक रूल्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ये गलती नहीं है कि मैंने इंग्लिश बोलने की कोशिश की, ये गलती है कि मैंने बिना ग्रामर के रूल्स जाने, बिना बेसिक्स जाने इंग्लिश बोलने की गलती की। इसीलिए रूल्स और बेसिक्स की नॉलेज होना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। इन दिस पोएम द स्पीकर ऑफ द पोएम ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट टू क्लियर द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। द ओकेजन वॉज द फेयरवेल पार्टी ऑफ मिस पुष्पा T.S. who is going abroad for her future prospects। The speaker of the poem creates a lot of satire and humor while speaking English. The first basic mistake that he commits is the regular use of present continuous tense, where present indefinite tense or any other tense needed to be used। तो इस पोइम में भी जो नरेटर है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। उसे इंग्लिश की बेसिक्स की, ग्रामर की बेसिक्स की कोई नॉलेज नहीं है, इसके बावजूद भी वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है। और मौका क्या है, मिस पुष्पा जो है अपने फ्यूचर करियर के लिए विदेश जा रही हैं और उनके सम्मान में एक विदाईगी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। और उस विदाईगी पार्टी में ये जो नरेटर है
ये अपनी स्पीच दे रहा है, और अपने इसी गलती के कारण, किस गलती के कारण कि उसने इंग्लिश बोलने के बेसिक्स को क्लियर नहीं किया, इसी गलती के कारण वो इंग्लिश बोलता तो है, पर उस इंग्लिश बोलने के कारण बहुत ह्यूमर, बहुत सटायर, बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। क्यों? क्योंकि ना तो वो एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करता है, ना वो एग्जैक्ट टेंस यूज़ करता है, ठीक है। इसीलिए अपने तरफ से वो कहना कुछ चाह रहा है, और जब वो बोलता है उसका मीनिंग कुछ और निकल रहा है। और इसी तरीके से जो सबसे पहली वो बेसिक मिस्टेक कर रहा है, वो सबसे पहली बेसिक मिस्टेक यही है जो नॉर्मली हर वो शख्स करेगा जिसको बेसिक्स ऑफ ग्रामर की नॉलेज नहीं है, कि वो हर जगह के ऊपर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर रहा है, जहाँ किसी प्रेजेंट इंडेफिनिट या किसी और टेंस का इस्तेमाल होना था, वो रेगुलरली कॉन्टीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करके मीनिंग को टोटली डिस्टॉर्ट, धुंधला करता चला जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही विशेस हर बेस्ट ऑफ लक फॉर हर फ्यूचर, बट द वे ही हैज यूज्ड इंग्लिश विदाउट एनी नॉलेज creates not only humor but also gives wrong misunderstanding what he actually wants to say। तो सबसे पहले वो उन्हें विश करता है, बट वहाँ पे भी क्योंकि वो प्रॉपर ग्रामर और प्रॉपर वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करता, इसीलिए वो जो कहना चाहता है उससे टोटली ऑपोजिट मीनिंग जो है वो हम लोगों को समझने को मिलता है। इसीलिए वहाँ पे वो टोटल कंफ्यूजन की सिचुएशन क्रिएट कर देता है, जैसे कि नेक्स्ट ही स्टैंजा में हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। इन द नेक्स्ट सेक्शन ही वांट्स टू प्रीज द गुड नेचर एज वेल एज इनर एंड आउटर ब्यूटी ऑफ मिस पुष्पा, बट द वे ही सेज सो ड्यू टू लैक ऑफ grammatical knowledge, again it not only creates humor but it also appears to be an insult of Miss Pushpa, as he tells that Miss Pushpa keeps on smiling even for no reason। अब दूसरे सेक्शन में वो मिस पुष्पा के अच्छे नेचर, हंसमुख नेचर की तारीफ करना चाह रहा था। वो कहना चाह रहा था कि मिस पुष्पा ना केवल फिजिकली ब्यूटीफुल हैं, बल्कि वो अंदर से भी उतनी ही खूबसूरत हैं। बट जिस तरीके की वो ग्रामर यूज़ करता है, कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल हुआ, वर्ड्स आगे पीछे हो गए, जो वर्ड नहीं लगना चाहिए था वो लगा दिया। जिस तरीके से वो मिस पुष्पा की अपने तरफ से वो तारीफ कर रहा था, बट जिस तरीके से उसने वो वर्ड्स स्पेल आउट किए, वो सेंटेंसेस स्पेल आउट किए, वो हमें ऐसा लगा कि वो मिस पुष्पा की तारीफ नहीं कर रहा, बल्कि वो तो मिस पुष्पा की इंसल्ट कर रहा है। जैसे इस पोएम में वो कहता है, इस स्टैंजा में वो कहता है कि मिस पुष्पा कीप्स ऑन स्माइलिंग इवन फॉर विदाउट एनी रीजन। कहना वो ये चाहता था कि मिस पुष्पा हंसमुख नेचर की हमेशा हंसती रहती है, बट साथ में उसने ये शब्द जोड़ दिया कि वो बिना कारण के भी हंसती रहती हैं। इससे हम लोगों को मिस पुष्पा की तारीफ कम इंसल्ट ज़्यादा लगती है, कि मिस पुष्पा बिना कारण के हंसती रहती है, और बिना कारण के वही लोग हंसते हैं जो मेंटली थोड़े से अपसेट होते हैं। यानी कि यहाँ पे वो अपनी तरफ से तो मिस पुष्पा के अच्छे नेचर की तारीफ कर रहा था, बट क्योंकि उसे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की क्लैरिटी नहीं थी, वो मिस पुष्पा की प्रेज की जगह के ऊपर उसकी इंसल्ट कर देता है। Further, the speaker creates humor when he wants to tell about the family background of Miss Pushpa. Again, his lack of grammatical knowledge is quite evident, as he does not use indefinite article a before very high family and renowned advocate। तो उसके नेक्स्ट स्टैंजा में वो उसके फैमिली की बैकग्राउंड के बारे में बता रहा था कि मिस पुष्पा जो है वो बहुत ही हाई प्रोफाइल फैमिली से हैं। वहाँ पे भी उसने वही गलती की कि जहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, जहाँ पे वो बिलोंग्स या कम्स लगा सकता था, वहाँ पे उसने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस लगा के टोटल कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दी। और यही नहीं, वो जिस तरीके से उसको इनडेफिनेट आर्टिकल आप लोगों को पता ही है, उसमें से ए और एन जो है वो हमारी इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं।
जहाँ पे उसको इनडेफिनेट आर्टिकल ए लगाना था, यानी कि वेरी हाई फैमिली और अ रिनोन्ड एडवोकेट, वहाँ पे वो कुछ भी नहीं लगाता। और क्यों नहीं लगा पाता? क्योंकि उसको बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की नॉलेज नहीं थी। और इसी कारण वो यहाँ पे भी टोटल कंफ्यूजन की सिचुएशन को क्रिएट कर देता है। इन दीज लाइन्स ही एक्चुअली में वो कहना क्या चाहता था कि he wanted to tell that Miss Pushpa belongs to a very high family and his father is a famous advocate, but he does not remember the place where his father is advocate। और एक और वो गलती करता है, ये चीज़ तो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर ली कि उसने कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किया, प्रॉपर ग्रामर की नॉलेज ना होने के कारण उसने टोटल कंफ्यूजन क्रिएट कर दी। यहाँ पे भी एक और वो गलती करता है कि जब भी हम लोग किसी पर्सन के बारे में बोलते हैं तो हमें उस पर्सन के बारे में जो भी बोलना है उसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी ज़रूरी है। बट यहाँ पे भी उसे ये तो पता है कि उसका फादर एक मशहूर एडवोकेट है, वकील है, बट उसे ये नॉलेज नहीं थी कि उसका फादर किस जगह के ऊपर वकील है, बलसर या सूरत में। यहाँ पे उसकी यही वीकनेस थी कि यहाँ पे भी उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए थी, या फिर उसे इस चीज़ का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और इसके बाद फिर से वो एक और गलती करता है कि वो अपने सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट क्या है? मिस पुष्पा की फेयरवेल पार्टी, मिस पुष्पा, उसके ऊपर बात करने की बजाय वो अपने पास्ट, अपनी मेमोरीज में खो जाता है। Again, while talking about Surat, he drifts into his own thoughts and slips away from the main theme of the poem. He drifts into the past and recalls an incident when he also stayed in Surat with family friends of his uncle and tells that his wife used to cook nicely. तो सूरत की बात करते करते वो अपने अंकल की फैमिली के बारे में बात करना शुरू कर देता है। फिर अंकल की फैमिली की बात करते करते, अंकल की फैमिली के बारे में बात करते करते, मिस पुष्पा की फैमिली के बारे में बात करते करते सूरत की बात आते ही, सूरत का जिक्र आते ही वो अपने ख्यालों में खो जाता है। और फिर वो अपने एक इंसिडेंट को याद करने लग जाता है जब वो भी सूरत गया था, अपने अंकल के किसी दोस्त के घर में रुका था। और ये भी बताता है कि उस अंकल की उस दोस्त की वाइफ बड़ा अच्छा खाना बताती है। तो अगर हम लोग देखें उसका ये बताना और मेन थीम इस पोइम की देखें तो दोनों में कोई मेल नहीं है। क्या यहाँ पे उसका सूरत पे जाना बताना सूटेबल है? तो नॉर्मली जो बेसिक्स की जिन रीडर्स को क्लैरिटी होगी वो कहेगा ये तो बेमायनी बात कर दी उसने। तो इसीलिए यहाँ पे भी उसके लैक ऑफ नॉलेज के कारण वो फिर से अब मेन थीम के ऊपर बात करने की बजाय वो सब्जेक्ट से ड्रिफ्ट कर जाता है। सो अगेन इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ह्यूमर दैट हाउ इंस्टेड ऑफ stressing on the main subject he drift into his own memory which are irrelevant in the present context, जिनकी उस पॉइंट से कोई लेना देना ही नहीं था। In the further section he wants to tell the readers about the popularity as well as familiarity of Miss Pushpa both in men as well as women. Here he actually wants to tell that Miss Pushpa is supportive and is ready to help everyone, but the way he has used word just and only again creates a negative impression and once again highlights his lack of grammatical knowledge and basics of English। तो अगले स्टेंजा में फिर से वो मिस पुष्पा की अपनी तरफ से तारीफ कर रहा था कि मिस पुष्पा जो हैं बड़े ही सपोर्टिव नेचर की हैं और जितना वो लेडीज़ में पॉपुलर हैं उतना ही वो जो है वो मेल में भी पॉपुलर हैं। बट यहाँ पे भी उनकी तारीफ करते करते जो नरेटर है वो मिस पुष्पा की तारीफ करते करते पता नहीं कब उसकी इंसल्ट कर जाता है। किन दो शब्दों के इस्तेमाल करने के साथ वो कहता है कि मिस पुष्पा जो है वो हमेशा हर एक की मदद करने के लिए तैयार रहती है। जब भी कोई उसके पास मदद के लिए आता है तो वो यही कहती है जस्ट नाउ आई विल ओनली डू इट। तो यहाँ पे जो जस्ट और ओनली शब्द इस्तेमाल कर लिया उससे जो वो पॉजिटिव इम्प्रेशन डालना चाह रहा था
जो मिस पुष्पा की वो प्रेज करना चाह रहा था, वो प्रेज की जगह पे इंसल्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि ये जो शब्द है जस्ट एंड ओनली, ये दिखाता है कि वो काम कर नहीं रही है बल्कि वो टाल रही है। इसीलिए यहाँ पे ना केवल वो मिस पुष्पा के इन दो शब्दों के इस्तेमाल से ना केवल वो मिस पुष्पा की प्रेज की जगह इंसल्ट करता है, बट वहीं पे वो मिस पुष्पा यहीं पे नरेटर या स्पीकर की फिर से वही कमी हाईलाइट हो जाती है कि उसे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की क्लैरिटी नहीं है, उसे ग्रामेटिकल नॉलेज नहीं है। अगेन द स्पीकर ओवर प्रेजेस मिस पुष्पा when he says that Miss Pushpa never says no. However, this is quite common in India to boast about the person who is going to leave or retire. However, here again, his lack of grammatical knowledge is quite evident from the fact he again used present continuous tense. फिर से वो मिस पुष्पा की तारीफ करता है अपनी तरफ से कि मिस पुष्पा ओवर प्रेज हो जाती है ये, क्योंकि हर वक्त कि मिस पुष्पा किसी काम को ना नहीं करती, वो हमेशा हर काम करने के लिए तैयार रहती है। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो हर काम करने के लिए तैयार होगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई बंदा उसके पास गलत काम करवाने आया हो। तो यहाँ पे फिर से वो एक इंडियन वे ऑफ प्रेजिंग अदर्स, जब कोई इंसान रिटायर होता है या उस जगह से किसी दूसरी जगह पे जॉब के लिए शिफ्ट होता है, तो उस समय जो लोग स्पीकर उसकी तारीफ करते हैं, उसी सिचुएशन को यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है कि कई बार ऐसे लोग होते हैं जो पूरा साल काम नहीं करते, बट जब रिटायर होते हैं उनकी झूठी तारीफ ही हम लोगों को करनी पड़ जाती है। वही इंडियन वे ऑफ बोस्टिंग जो है वो हमें इस स्टैंजा में मिलता है, जब वो ये कहता है कि मिस पुष्पा हमेशा हर काम करने के लिए तैयार रहती है, वो कभी भी किसी को किसी काम के लिए इनकार नहीं करती। और इसी के साथ साथ फिर से उसकी ग्रामेटिकल नॉलेज की वीकनेस भी हाईलाइट हो जाती है, जब फिर से वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल भी इस पैराग्राफ में करता है। और इन द कंक्लूडिंग लाइन्स टू ही क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन बाय हिज रॉन्ग इंग्लिश। As the way he concludes his speech, it appears as if he wants to invite all other speakers at once on the stage. However, he actually wanted to say that now one by one rest of the speakers will come and give their views about Miss Pushpa. All this confusion happens due to lack of basics of English and of the speaker, and still trying to speak it without trying to clear the basics of English, which leads to create a lot of humor and satire in the poem. तो कंक्लूडिंग लाइंस में भी जिस तरीके से वो इंग्लिश बोलता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करता है, जिस तरीके से वो कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस का इस्तेमाल करता है, एक बार फिर से वो कहना कुछ और चाहता है और मायने कुछ और निकल के आते हैं। कैसे? जिस तरीके से वो अपने भाषण का अंत करता है और दूसरे प्रवक्ताओं को स्टेज पे आने के लिए आमंत्रण देता है, ऐसा आभास होता है, जैसे उसने बोला, ऐसा आभास होता है कि वो बाकी के जितने प्रवक्ता भी बैठे हैं, 2, 4, 6, 8 जितने भी बैठे हैं, वो उन सभी को एक साथ बुला रहा है और उन सभी को एक साथ बोलने के लिए कह रहा है। क्यों ऐसा लगा? एक्चुअली में वो कहना ये चाहता था कि अब एक एक करके बाकी के प्रवक्ता स्टेज पे आएंगे और मिस पुष्पा के बारे में अपने विचार जो है वो रखेंगे। बट क्योंकि उसको ग्रामर की नॉलेज नहीं थी, इसीलिए उसने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की नॉलेज नहीं थी, इसीलिए जब वो बोला उसके रॉन्ग इंग्लिश के कारण हम लोगों को ऐसा लगा कि वो सभी को एक साथ इकट्ठे स्टेज पे बुला रहा है और सभी को एक साथ मिस पुष्पा के बारे में बोलने के लिए कह रहा है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं पूरी पोइम के अंदर पोइट ना केवल स्पीकर की बल्कि हर उस इंडियन की वे ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश के ऊपर व्यंग सटायर कर रहा है, जो लोग बेसिक्स को बिना क्लियर किए
इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, और नतीजा क्या होता है, वो इंग्लिश बोल तो देते हैं बट उनकी उस रॉन्ग इंग्लिश के कारण बातें समझ नहीं आती, मिसकंसेप्शंस हो जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, मिस इंटरप्रिटेशंस हो जाती हैं। जैसे कि इस पोइम में हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे सीन्स देखे हैं जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन, मिस इंटरप्रिटेशंस हम लोगों को एट फर्स्ट इंस्टांस, जब हम लोगों ने इस लाइन को पढ़ा तो फर्स्ट इंस्टांस हम लोगों को मिस इंटरप्रिटेशन ही करना पड़ा था। क्यों करना पड़ा था? क्योंकि स्पीकर को भी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की नॉलेज नहीं थी। तो इस तरीके से ना केवल वो व्यंग कस रहा है, बल्कि वो हम सब लोगों को ये भी बताना चाह रहा है कि किसी भी चीज़ को ट्राई करने से पहले हम सब लोगों को उसके बेसिक्स की क्लैरिटी कर देनी चाहिए, ताकि हम लोग ना अपना मजाक बनाए ना किसी और का मजाक बनाए। और रिगार्डिंग इस पोइम के कि इसमें इस पोइम में जो निज़म एज़िकल ने कौन सी राइम स्कीम यूज़ की है या किस स्टाइल में उसने ये पोइम लिखी है, तो उसने इस पोइम में फ्री वर्ड्स, ब्लैंक वर्ड्स में या फ्री वर्ड्स में, जो कि मॉडर्न पोइट्री का एक हॉलमार्क है, फ्री वर्ड्स यानी कि देयर इज़ नो राइमिंग स्कीम, कोई लाइन एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती है, उस तरीके से उसने ये पोइम लिखी है। और इस पोइम में वो कॉलोकियल डिक्शन को यूज़ करने से भी नहीं डरता। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आप इस चैनल की नई नई वीडियोस को देख सको और आपको उस चीज़ की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।